डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड कमोडिटी आज का जो नया टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सी डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, तो बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसे ट्रेड कर सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं और इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये डिराइव किए गए हैं किसी इक्विटी से या किसी और मेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट से। तो डेरिवेटिव बेसिकली अंडरलाइंग एसेट से डिराइव किए जाते हैं। तो ये अंडरलाइन एसेट क्या है, अगर कोई स्टॉक है तो स्टॉक का फ्यूचर हम लोग कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक का कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कहाँ से डिराइव किया गया है, तो वो डिराइव किया गया है अंडरलाइंग एसेट से। अब अंडरलाइंग एसेट होता है वो स्टॉक उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब वही कहा गया है कि दिस कुड बी स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज, करेंसीज, एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली। एग्जाम्पल इन्फोसिस का जो स्टॉक है उसका फ्यूचर मार्केट में डेरिवेटिव जो है वो इन्फोसिस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इन्फोसिस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो करंट वैल्यूएशन है वो उसकी खुद की वैल्यूएशन नहीं है, वो बेसिकली इन्फोसिस स्टॉक के प्राइस से डिराइव की हुई है। तो इसलिए उसे कहा जाता है डेरिवेटिव। ओके, बेसिकली डेरिवेटिव में क्या है वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली जो डेरिवेटिव है उसका फ़ायदा क्यों होता है, स्टॉक अगर कहीं गिरने वाला है तो आप उसमें एंट्री नहीं लोगे बाइंग की, बिकॉज आप स्टॉक को बाय करके तो होल्ड कर सकते हो बट सेल करके होल्ड नहीं कर सकते। तो जब आप सेल करके होल्ड नहीं कर सकते हो इसका मतलब आप किसी भी स्टॉक के गिरावट में पैसे नहीं बना सकते हो। मतलब अगर स्टॉक गिर रहा है तो आप पैसे नहीं बना सकते हो, है ना। आप पैसा बचा सकते हो और वही आपका प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आपने 100 रुपये पे ख़रीदा है और 150 रुपये तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है और 150 पे अगर आप उसे स्टॉक का प्रॉफिट बुक कर लेते हो 50 रुपया, तो आपको आ गए 50 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन वो जब 150 से नीचे जा रहा है, 135, 140 आ रहा है, 135 आ रहा है, 130 आ रहा है, अब वो नीचे आ रहा है, तो आप उसे अगर टॉप में निकाल देते तो वही आपका प्रॉफिट होता था। बट जब स्टॉक नीचे गिर रहा है तो आप उसे सेल करके पैसा नहीं बना सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस का ही आप ले लीजिए। इन्फोसिस में जब स्टॉक गिर रहा है तब आप पैसा नहीं बना सकते हो, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो और उससे प्रॉफिट बना सकते हो। बट स्टॉक जब गिर रहा है तब आप उससे पैसा नहीं बना सकते हो। बट ये प्रॉब्लम डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के साथ नहीं आती। अगर इन्फोसिस का स्टॉक गिर भी रहा है तो उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके आप पैसा कमा सकते हो, उसके पी ऑप्शन को बाय करके आप पैसा कमा सकते हो। ऑप्शंस क्या है इसे हम लोग आगे देखने ही वाले हैं, बट फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है इसे हम लोग ओवरऑल एक व्यू के साथ समझे तो ये डेरिवेटिव्स है। ठीक है, इंडियन डेरिवेटिव सिस्टम को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव्स में क्या होता है। डेरिवेटिव्स में पहला आता है फ्यूचर और डेरिवेटिव्स में सेकंड आता है ऑप्शंस। ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने हैं, नए भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट डेरिवेटिव्स में मेनली दो चीज़ों में डिवाइड होती है, एक है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शंस। इन दोनों को भी कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। इनकी कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होती है। ओके
अब फ्यूचर्स में दो होती है चीज़ें, एक होता है स्टॉक ऑप्शन और सॉरी स्टॉक फ्यूचर। अब फ्यूचर में दो होती है चीज़ें, एक होता है स्टॉक फ्यूचर और सेकंड होता है इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद थर्ड होता है कमोडिटीज का फ्यूचर, जिसमें क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले कमोडिटीज है। और जो लास्ट है वो है करेंसीज। देखिए करेंसी कमोडिटीज हमारा इतना पार्ट नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड होते हैं, अलग एक्सचेंज भी होता है, टाइमिंग्स ट्रेडिंग आवर्स अलग होते हैं, थोड़े लॉजिक्स अलग होते हैं। तो हम लोग जो अभी के लिए देखेंगे हमारे पूरे आने वाले कोर्स में, इसमें हम लोग फ्यूचर एंड इंडेक्स के बारे में ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है डेरिवेटिव्स में भी सेकंड जो पॉइंट है ऑप्शंस, इसमें भी स्टॉक ऑप्शंस होते हैं और इंडेक्स ऑप्शन होते हैं। कमोडिटीज़ के भी ऑप्शंस होते हैं जो अब कुछ पिछले 6 या 8 महीनों में, 1 साल में ज़्यादा ट्रेड होने लगे हैं। उसके पहले वो कम होते थे बट अब वो ज़्यादा ट्रेड होने लगे हैं, तो ऑप्शंस कमोडिटीज़ में भी ज़्यादा बाय कर सकते हैं। करेंसीज में भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स और इंडेक्स के ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं और ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग एक नॉर्मल डिफरेंस को समझेंगे। इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट में जो डिफरेंस आता है, किस चीज़ के बारे में? इक्विटी और डेरिवेटिव को थोड़ा हम लोग डिफरेंशिएट करके समझेंगे तो थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी समझने में कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके से इनका स्कोप है। स्कोप हम लोग समझेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, होल्डिंग ड्यूरेशन के हिसाब से और सेलिंग के हिसाब से भी। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। ओनरशिप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ओनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए इक्विटी और डेरिवेटिव्स के बारे में। तो इक्विटी मार्केट में अगर हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे तो इक्विटी, आप कंपनी के कुछ यूनिट्स को खुद के पास रख रहे हो। आप जब स्टॉक या शेयर खरीद रहे हो कोई भी कंपनी के, तो उनके कुछ आप एक्चुअल ओनरशिप खरीद रहे हो, तो कुछ यूनिट आप कंपनी के आप हिस्सेदार हो रहे हो। लेकिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है दोस्तों। इन डेरिवेटिव मार्केट अगर आप देखोगे तो डेरिवेटिव मार्केट में आप अंडरलाइंग को ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हो। अंडरलाइन मतलब क्या? ये इक्विटी बन जाती है अंडरलाइन। तो बेसिकली इस इक्विटी से जो डिराइव हुआ है उसे डेरिवेटिव कहते हैं और आपको एक्चुअली ओनरशिप नहीं मिलती है। दिस इज ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बस, ये एक्चुअल ओनरशिप नहीं होती है जैसे इक्विटी ओनरशिप होती है। दूसरी चीज़ हम लोग समझेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट का किस तरीके से मतलब होता है। देखिए दोस्तों, जब आप शेयर को बाय करते हो कोई भी कंपनी के, तो शेयर्स आप बाय करते हो मतलब आप क्या कर रहे हो? तो आप ओनरशिप ले रहे हो। तो आपको कॉस्ट कितनी देनी है? तो जितना भाई आपने शेयर्स लिया है उतने पैसे तो आपको रखने ही है, मतलब आपको वहाँ पे डिप्लॉय करने हैं। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपीस है और किसी स्टॉक की कीमत जो है वो 400 रुपये है, तो आप 1250 क्वांटिटी बाय कर सकते हो उस स्टॉक के। वो 400 रुपये का जो XYZ कंपनी का स्टॉक है, आप 5 लाख रुपए में 1250 जो है आपके स्टॉक क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। बट देखिए, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो मार्जिन लगती है वो सिर्फ 15 से 20% तक लगती है। देखिए 15 से 20% का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जो ये 15 से 20% का मतलब क्या है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए।
कि जहाँ पे आपको 400 रुपये का शेयर अगर 1250 क्वांटिटी बाय करनी है तो आपको 5 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पूरी रखनी पड़ती है। तो जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को जब आप ट्रेड करोगे तो आपको वो 5 लाख रुपीज़ का जो शेयर क्वांटिटी है वो 1250 के लिए आपको 5 लाख रुपीज़ के सिर्फ 15 से 20% का ही मार्जिन आपको देना होता है। अगर 20% का मार्जिन भी आप कंसिडर कर लो तो 1 से 1.5 लाख रुपए में आप 5 लाख रुपए का माल उठा सकते हो। तो ये 5 लाख रुपए का माल उठाने का मतलब क्या है वो भी समझ लो कि 5 लाख रुपए के शेयर्स आपने ले लिए 400 रुपए के, अगर वो कल 10 रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ध्यान से सुनिए, 10 रुपए से जब वैल्यू बढ़ जाती है तो वो 410 रुपये हो जाएगा। तो ये 410 रुपये होगा तो आपका प्रॉफिट 10 रुपया चल रहा है। आपके पास क्वांटिटी है 1250 रुपया, सॉरी 1200, आपके पास क्वांटिटी है 1250, तो 10 रुपये अगर कोई प्राइस बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट चलेगा 12,500। ठीक है, 12,500 आपको ये प्रॉफिट आपका मिल रहा है या चल रहा है, ये 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है दोस्तों। बट यही अगर आप इसी स्टॉक का, ध्यान से सुनिए, अगर आप इसी स्टॉक का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय करते हो तो मार्जिन आपको कितना लगेगा, 15 से 20% लगेगा। अब 15 से 20% का मार्जिन लग रहा है मतलब करीबन 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपको लग रहा है। अब 1.5 लाख रुपए के अगेंस्ट अगर, बिकॉज देखिए इक्विटी अगर 10 रुपए से ऊपर चढ़ेगा तो फ्यूचर भी 10 रुपए से ऊपर चढ़ेगा। तो जब फ्यूचर 10 रुपए से ऊपर चढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट 12,500 ही दिखेगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 1.5 लाख रुपए। तो करीबन करीबन आपका इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न उतना ही है। ओके, तो इस चीज़ को समझिए, ये सही है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आपका कितने क्वांटिटी आपको मिलते हैं अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट जो है वो है शेयर क्वांटिटी। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर है तो आप एक शेयर लेके भी जिंदगी भर होल्ड कर सकते हो, 100 शेयर लेके भी कर सकते हो। कल आपके दिल में आया 50 शेयर और बढ़ा सकते हो। एक हफ्ते बाद अगर पैसे लगे तो 75 शेयर्स उसमें से निकाल सकते हो, पैसा रिलीज कर सकते हो, जेब में डाल सकते हो, कुछ टेंशन नहीं है। तो इक्विटी मार्केट में क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ओके, बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज बात करोगे तो वहाँ पे लॉट साइज होती है। मतलब आपको उस एक लॉट, उस प्रोपोर्शन में ही जितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर इन वन लॉट अलॉट किया गया है एज पर द रूल ऑफ सेबी, मार्केट के एक्सचेंज के हिसाब से, उतना आपको एक लॉट तो मिनिमम उठाना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का हम लोग देखें तो एक लॉट है 1000 शेयर्स का। तो आप जब डेरिवेटिव, आप अगर फ्यूचर को बाय करोगे तो आप नहीं कह सकते हो मुझे 500 ही स्टॉक चाहिए। मतलब आज वो लॉट की साइज आपको अलग अलग दिखेगी, बट आप आज ये नहीं कह सकते कि मुझे कितना चाहिए, मुझे 1000 का लॉट है, नहीं मुझे 500 ही चाहिए, मुझे 250 ही चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो आप नहीं कर सकते हो, इसका मतलब क्या है कि आपका डेरिवेटिव मार्केट में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो लॉट साइज के हिसाब से होगा। फिर हर कोई स्टॉक की प्राइस के प्रोपोर्शन में जो लॉट की साइज है वो वैरी कर सकती है, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है। बट ये जरूर है चीज कि आपको उसी क्वांटिटी में बाय या सेल करना होगा। तो क्वांटिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड होती है इन टर्म्स ऑफ लॉट, और यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन, आप कितनी भी कभी भी उसे ये कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इक्विटी मार्केट की बात की जाए, जो फोर्थ पॉइंट है वो है ड्यूरेशन।
सी बेसिकली नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब कोई ड्यूरेशन नहीं होता। इक्विटी आप आपके बच्चों के लिए, आपके पोतों के लिए, परपोतों के लिए भी आप कलेक्ट करके रख सकते हो। बट लॉट के लिए या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स के हिसाब से एक्सपायर होते हैं। लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ, ये है इक्विटी मार्केट के लिए या इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए। जो स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो हर एक महीने के लास्ट जो आपका थर्सडे है उस टाइम पे एक्सपायर हो जाएंगे। बट जो इंडेक्स के ऑप्शन होते हैं वो वीकली बेसिस पे उनकी एक्सपायरी होती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं तो दैट्स इट, खत्म। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब 1, 2 एंड 3 मंथ का जो मतलब है वो क्या है वो मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब जून चल रहा है, जून का लास्ट जो ये है थर्सडे है वो आ रहा है 29 ऑफ जून को। तो ये जो लास्ट थर्सडे होता है यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। तो जब हम लोग करंट मंथ में है, जून में है, तो 1 मंथ मतलब जून, 2 मंथ मतलब जुलाई, 3 मंथ मतलब अगस्त। तो आज में हम लोग अगस्त की एक्सपायरी भी ट्रेड कर सकते हैं। या अगर कोई 3 मंथ का व्यू अगर कोई स्टॉक का मेरे पास होगा तो उसे मैं, अगर मुझे लगता है वो गिरने वाला है आने वाले 3 महीने में, तो मैं उसे सेल करके होल्ड कर सकता हूँ 3 महीने तक। बट जो फॉर एग्जांपल जून है, जुलाई और अगस्त, तो अगस्त का जो थर्सडे आ रहा है लास्ट, वो आ रहा है 31 ऑफ अगस्त को। तो 31 अगस्त को अगर मैं आज भी बाय करता हूँ तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इक्विटी का वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब वो दिन तक मेरा व्यू जो है स्टॉक के ऊपर का एनालिसिस वो है वो सही होना चाहिए, तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर नहीं तो मुझे वो पोजीशन लॉस में कट करनी ही पड़ेगी। मतलब वो लॉस में रहो, कॉस्ट टू कॉस्ट रहो, प्रॉफिट में रहो, वो कोई मायने नहीं रखता। वो डेट को, वो एक्सपायरी तक ही मेरे पास चांस है उस पोजीशन को होल्ड करने का, उसके बाद मुझे वो बेचनी ही पड़ेगी। ओके इसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का सीधा सीधा मतलब है, आप स्टॉक के ऊपर आपका अगर व्यू है कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो उसे आप सिर्फ इंट्राडे में ही सेल कर सकते हो। बट डेरिवेटिव मार्केट में आप उसे इंट्राडे भी सेल कर सकते हो और पोजिशनल मतलब सेल करके उसे आप होल्ड भी कर सकते हो। तो ये तरीका है, ये 5 चीज़ें हैं, पैरामीटर्स है जो डिफरेंस समझना एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू ट्रेडर आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर है? से यस और नो इन चैट बॉक्स। देखते कमोडिटी मार्केट क्या होता है। बेसिकली बहुत ओवरव्यू है, हमें ज़्यादा डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। कमोडिटी MCX होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसे कहा जाता है, जैसे NSE है इक्विटी के लिए। इंटरनेशनली ट्रेड होता है तो बाकी जगहों पर भी ट्रेड होता है, तो बाकी न्यूज़ भी अफेक्ट करती है, जो हम तक पहुंचेगी, देर से पहुंचेगी, नहीं पता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग कमोडिटी के स्क्रिप्ट्स में, प्रोडक्ट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में करने जाए तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है इवेंचुअली हमारे प्रोडक्टिविटी पे उसका फ़र्क पड़ सकता है।
मतलब सुबह 9 बजे स्टार्ट होते हैं, रात को 12 बजे तक ट्रेड होते हैं। तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सा एज अ बिगिनर दूर रहना चाहिए। तो बट ओवरव्यू एज अ ट्रेडर हमें पता होना चाहिए कि ऐसे भी प्रोडक्ट है मार्केट में जो ट्रेड हो रहे हैं। तो बेसिकली कमोडिटीज ऐसे रॉ मटेरियल से जो बाकी प्रोडक्ट्स क्रिएट होने के लिए कंज्यूम किए जाते हैं, लाइक डे टू डे लाइफ के बहुत सारे ये है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, लाइक सॉफ्ट कमोडिटीज़ है, हार्ड कमोडिटीज़ है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, कॉर्न है, वीट है, कॉफ़ी है, कोको है, शुगर है, सोयाबीन है। अगर हार्ड कमोडिटीज़ में अगर हम लोग देखें तो नेचुरल रिसोर्सेस है दैट नीड टू माइंड और प्रोसेस, सच क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, नेचुरल गैस है। तो इसे कमोडिटीज़ कहा जाता है। बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है वो एनर्जी, मेटल्स और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में डिवाइड की गई है। तो क्रूड ऑयल है, हीटिंग ऑयल है, उसके बाद नेचुरल गैस है, गैसोलीन है, प्रीशियस मेटल है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है। तो ऐसी चीज़ें हैं। बेस मेटल में एल्यूमिनियम, कॉपर और लीड, निकल, टीन, जिंक, ऐसी कमोडिटीज़ भी आती है। स्टील भी ट्रेड होता है जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में आता है। तो ऐसी चीज़ें जो कमोडिटीज़ में आती है, और ये सारी चीज़ें जो है ट्रेड होती है एक्चुअल। तो जैसे अगर ट्रेडिंग व्यू पे भी आप क्रूड ऑयल डालोगे तो एक चार्ट दिखेगा, नेचुरल गैस डालोगे तो एक चार्ट दिखेगा, गोल्ड सिल्वर डालोगे तो एक चार्ट दिखेगा। तो ऐसी चीज़ें हमें ट्रेड होती मिलती है कमोडिटी मार्केट में। बट जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इस चीज़ को समझना है कि इसमें ट्रेडिंग अगर हम लोग एज अ बिगिनर करेंगे तो इसे हम लोग एज अ स्टडी ले सकते हैं। बट ट्रेडिंग करना थोड़ा सा हमें इसे लाइक सेकेंड चैप्टर के हिसाब से हमारे लाइफ में, ट्रेडर लाइफ में सेकेंड चैप्टर में रखना चाहिए। तो डेरिवेटिव्स में लेकिन ये आते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी ज़रूरी है। M6 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDX भी है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज भी है। देन आप अगर इन सब में फ़र्क देखो तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो फर्स्ट है यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें मैक्सिमम ट्रेड चलते हैं। रिस्क, कमोडिटी ट्रेडिंग, आपका अगर कोई फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है तो उसके अगेंस्ट आप कमोडिटी ट्रेडिंग को कर सकते हो एज अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। बट ये समझने में, देखिए ये पढ़ने में बहुत सिंपल लगता है, बट ये समझने में, करने में और एज अ बिजनेस करने में इसमें बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ मतलब मैं थोड़ा बोलने में भी थोड़ा सा रुकता हूँ, बिकॉज क्या है कि अगर आप इसे कुछ गलत समझो, बिकॉज किसी द क्रूड ऑयल एंड जो नेचुरल गैस है इसकी जो ट्रेडिंग है ये लोग बहुत ज़्यादा करना पसंद करते थे आज से 1 साल पहले तक, जब तक ये रशिया यूक्रेन वाला जो चैप्टर है वो हुआ नहीं था किस्सा। बट उसके बाद क्या हुआ, जब रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसका जो पर लॉट, डेरिवेटिव में लॉट होते हैं, हमने अभी देखा, तो ये जो ट्रेड का जो वैल्यूएशन था वो बढ़ा दिया एक्सचेंज ने। तो पहले ये जहाँ पे 10,000 में एक ये ट्रेड होते थे, एक लॉट ट्रेड होता था, वो अब 2 लाख 2.5 लाख में एक लॉट ट्रेड होता है अगर मैं क्रूड की बात करूँ। तो कमोडिटीज़ में ये जो वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज बहुत टाइम तक चलता है, और फिर जो अदर कंट्रीज़ के न्यूज़ है, अदर कंट्रीज़ के जो डील है, स्टॉक है, इन्वेंट्रीज़ है, वो भी इस पर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो प्राइस में जो वोलाटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे समझ के करना बहुत ज़रूरी है, और अगर 5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो तो ही इसे समझने की शुरुआत करनी चाहिए। तो हम लोग इसे एज अ नॉलेज थ्योरी इसे देखेंगे, और अगर हम लोग ये ट्रेडिंग में भी नहीं करते तो पैसा कुछ बनता है, कुछ टेंशन हमें है नहीं, तो इतना दिमाग को लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। विच कमोडिटी इज़ बेस्ट, तो मैंने पहले ही कहा ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐसी कौन सी कमोडिटी है, तो क्रूड ऑयल है,
गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर, जिंक, निकल, नेचुरल गैस, ये ज़्यादा इसमें ट्रेड होता है। तो मतलब इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। रिस्क अगेंस्ट इक्विटी भी इसे माना जाता है, और इसे 14% लेस रिस्की देन इक्विटी। कमोडिटी जो ट्रेडिंग है ये लेस रिस्की मानी जाती है एज कंपेयर टू स्टॉक। लेकिन ये जो बिगिनर है, बिगिनर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बिगिनर के हिसाब से ये ज़्यादा ये है, बिकॉज क्या है, लेवरेज पे होता है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि डेरिवेटिव बेसिकली काम कौन सा है कि आप लेवरेज पे कर रहे हो। मतलब 5 लाख की चीज़ अगर आप 1 लाख रुपए सिर्फ अपफ्रंट मार्जिन रख के अगर उठा रहे हो तो आप ये रिस्क पे कर रहे हो। देखिए 5 लाख है और 50,000 रुपये गंवाना ये छोटी बात है, बट 1.5 लाख रुपए है और 50,000 गंवाना ये बड़ी बात है। बिकॉज अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो कम कैपिटल में ज़्यादा लॉस, यही आपका लॉस का परसेंटेज ज़्यादा दिखाएगा। लाइक 25-30% का लॉस दिखा देता है। बट अगर 5 लाख के साथ आप 50,000 रुपये अगर लॉस करते हो तो आप वहाँ पे 10% का लूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो ये हाईली वोलाटाइल भी है, हाईली लिवरेज्ड भी है, और जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है तो ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड भी है। तो मूव्स बड़े बड़े आ जाएंगे जो संभाल नहीं पाओगे, तो बिगिनर्स के लिए वो दिक्कत आ जाती है। बट फिर भी 14% लेस रिस्की माना गया है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, बट माना गया है। बट मैं इसे एज अ बिगिनर, जो लोग इसे देखते हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ स्टे अवे विद द कमोडिटी पार्ट और कमोडिटीज़ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इसके अलावा थियोरेटिकली पार्ट को अगर हम लोग ख़त्म करें तो हम लोग चले गए अब थोड़ा हम लोग चार्ट पे भी देख लेते हैं कैसी दिखती है चीज़ें, क्या होती है। देखिए आपको मैं स्टॉक पूछता हूँ तो आप सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस ऐसी चीज़ें बोलते हो। तो चलो वही मैं कंसिडर करता हूँ, एक सिप्ला का या आईसीआईसीआई बैंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक स्टॉक हम लोग ले लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। देखिए यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक एक है, यहाँ पे आगे देखिए स्टॉक एंड एनएससी। अब आईसीआईसीआई बैंक के साथ और एक बार आईसीआईसीआई बैंक का हमें यहाँ पे ये दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स, और यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर्स एनएससी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। पहले देखना भी ज़रूरी है कहाँ से सिलेक्ट करना है क्या है। देखिए अब फिर हम लोग पहले आईसीआईसीआई बैंक को हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक पे क्लिक करेंगे और डेली चार्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे मेरा काम सिर्फ आपको दिखाना है, यहाँ से कोई बाइंग सेलिंग मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए।
देखिए 923 रुपये पे चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक का इक्विटी, है ना, ये स्टॉक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंडरलाइंग असेट कहेंगे इसे ही हम लोग कहेंगे मेन असेट। ठीक है, अब फिर से हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक, और यहाँ पे फ्यूचर एनएससी, ये 923 रुपये 15 पैसे पे चल रहा था, ये 927 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है। 4 रुपये का फर्क है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर करंट जो स्टॉक का प्राइस है उससे नीचे अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। और अगर करंट प्राइस से, स्टॉक के प्राइस से, अंडरलाइंग के प्राइस से अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ऊपर चल रहा है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का चल रहा है, 923 रुपये है इक्विटी का प्राइस और 927 रुपये है आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर का प्राइस, तो ये 927 पे मतलब 4 रुपया ऊपर चल रहा है इक्विटी के प्राइस से, इसे हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एट प्रीमियम वैल्यू। कैसा चल रहा है प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का, प्रीमियम पे चल रहा है। अगर 923 से नीचे चल रहा है, 918, 917, 919, 920, तो क्या कहते थे हम लोग कि प्राइस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, डिस्काउंट पे है। ठीक है, अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को बाय करना बाय करना चाहूँगा तो मैं एक स्टॉक भी बाय कर सकता हूँ, बट फ्यूचर का मुझे एक लॉट ही बाय करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा कोई भी स्टॉक का आप देख सकते हो, 200 स्टॉक है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। सिप्ला, देखिए ये है सिप्ला का स्टॉक और उसके नीचे ये सिप्ला फ्यूचर्स और नीचे लिखा है फ्यूचर्स एनएससी। स्टॉक कितने पे चल रहा है देखते हैं, 1011 रुपये पे चल रहा है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने पे चल रहा है, 1014 रुपये पे चल रहा है। 3 रुपये के प्रीमियम पे चल रहा है। क्लियर है? से यस और नो इन चैट बॉक्स। कोई क्वेरी है? यस चेतन सर, ऑप्शन करताना फ्युचरमध्ये पण आपण ऑप्शन चेनमध्ये जाऊन पण लॉट उचलू शकतो ना सर? ते ऑप्शन वेगळा आहे, हा फक्त फ्युचर बद्दल बोललो आपण। सर ते स्टॉकमध्ये ऑप्शन चेन असते तिथे पण लॉट असतात ना सर? ऑप्शन सगळे कॉन्ट्रॅक्ट आहे, जिथे कॉन्ट्रॅक्ट आहे तिथे हे ते आपण ऑप्शनमध्ये शिकू। आत्ता फक्त फ्युचर बघितलं आहे आपण। येस सर। डेरिवेटिव्स में दो चीज़ें होती है, एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आज हमने सिर्फ फ्यूचर्स देखा है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आराम से ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन के हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्ट्राइक प्राइस को समझेंगे, ऑप्शन चेन को समझेंगे, लॉट साइज उसमें होता है वो क्या होता है, इसमें होता है वो क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, मार्जिन में फ़र्क क्या होता है, पूरी चीज़ को समझेंगे। आज हमने सिर्फ फ्यूचर्स देखा है, तो आई होप आपको फ्यूचर्स में कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को आप फिर से सुनिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, समझोगे उतना आपको सिंपल जाएगा पैसे के बारे में भी समझने के लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, जिसमें हमने देखा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अंडरलाइंग असेट से डेरिवेटिव्स जो डिराइव होते हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, उनकी जो पोजीशन साइज या फिर जो उनकी जो क्वांटिटी साइज होती है वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, क्या डिफरेंस है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ऑप्शंस जो एक सेकेंड टाइप है डेरिवेटिव्स का, वो भी मेन अंडरलाइन से ही डिराइव होता है। उसके बारे में पूरा इन एंड आउट हम लोग समझ के लेंगे कि क्या होता है ऑप्शन चेन, क्या होता है स्ट्राइक प्राइस, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं ये लेक्चर भी, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा आपको कब है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।